नमस्कार एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है संगीता इस पाठशाला में। मैं संगीता मोदक एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपकी अर्थशास्त्र की शिक्षिका हूँ, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 3, जो कि है हमारा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, यानी कि उत्पादन तथा लागत। ठीक है, तो हम लोग आज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। पार्ट 2 को शुरू करने से पहले एक बार हम लोग रिकैपिचुलेट करेंगे, यानी कि पुनरावृत्ति करेंगे। पिछले बार हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। पार्ट में उत्पादन पढ़ा था, जिसे हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। फिर हम लोगों ने उत्पादन फलन यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ा था। फिर आगत और निर्गत यानी कि इनपुट आउटपुट के बीच में संबंध जो होता है उसको पढ़ा था। कुल उत्पाद यानी कि टोटल प्रोडक्ट को पढ़ा था। औसत उत्पाद यानी कि एवरेज प्रोडक्ट को भी हम लोगों ने समझा था। और सीमांत उत्पाद यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट को भी हम लोगों ने समझा था। इनके फार्मूलाज को हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हम लोग इसके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। तो आइए देखते हैं आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोक्वांट। आइसोक्वांट का मतलब होता है समान मात्रा। आइसो का मतलब होता है इक्वल, क्वांट का मतलब होता है क्वांटिटी, यानी कि इक्वल क्वांटिटी यानी समान मात्रा। हम लोग इस डायग्राम को देख रहे हैं, आप डायग्राम को देख रहे हैं, और देखिए कि हम लोग इसको किस तरीके से समझेंगे। तो बच्चों देखो, तो आइसोक्वांट दो इनपुट यानी कि आगत के सभी संभावित संयोजनों का एक सेट है, जो उत्पादन के अधिकतम संभव स्तर को जो है प्राप्त करता है। प्रत्येक अलग अलग आउटपुट यानी कि निर्गत के एक विशेष स्तर का प्रतिनिधित्व करता है और आउटपुट यानी कि निर्गत की मात्रा के साथ लेबल किया जाता है। हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इस ये आइसोक्वांट हमें क्या बताता है। जो हमारे पास दो इनपुट है यानी कि दो आगत है, जो हमारे पास है क्या, कैपिटल और लेबर, यानी कि आपका हो गया कैपिटल। लेबर का मतलब हो गया आपका पूंजी और श्रम। पूंजी को हम लोग दिखाते हैं के से और श्रम को हम लोग दिखाते हैं एल से। तो इन दोनों इनपुट को लगाने से, आगत को लगाने से हमें अधिकतम जो है संभावित स्तर जो है उत्पादन का आउटपुट के रूप में क्या मिलता है, निर्गत के रूप में क्या मिलता है, हमें वो देखना है। कहाँ हमें मैक्सिमम जो है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या फिर प्रोडक्शन मिलता है। तो हम लोग जो है आइसोक्वांट को क्यू से डिनोट करते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले जो चैप्टर था हम लोगों का उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत में हम लोगों ने उदासीनता वक्र को देखा था। उदासीनता वक्र के जैसा ही ये आइसोक्वांट है। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ये उसी प्रकार है, बस इसमें क्या अंतर है। जो उदासीन वक्र था उसमें जो हमारा डायग्राम बन रहा था वो कॉन्केव टू द ओरिजिन बन रहा था। ठीक है, मतलब और ये जो हमारा बन रहा है, ये हमारा बन रहा है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जैसे कि हम लोग जानते थे जितना ज़्यादा ऊंचा होगा हमारा इंडिफरेंस कर्व, उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा उपभोक्ताओं को। उसी प्रकार से उत्पादन जो है वो अधिकतम जो है हम लोग को आउटपुट देगा। कब? जब हमारा जो आइसोक्वांट कर्व है वो ऊपर की ओर रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे Q इजिकल्स टू Q1, Q2, Q3 जो हम देख पा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा हम लोग को क्या दे रहा है, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन दे रहा है। ठीक है, इन दो हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके द्वारा, ठीक है, कारक जो है उसके द्वारा। अब जब सीमांत उत्पाद सकारात्मक होता है तो एक इनपुट की अधिक मात्रा के साथ आउटपुट का समान स्तर केवल दूसरे की कम मात्रा का उपयोग करके उत्पादित किया जा सकता है। इसीलिए आइसोक्वांट नकारात्मक रूप से ढलान लिए जाते हैं। ठीक है, मतलब देखिए हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, जो है नेगेटिवली स्लोप्ड है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जैसे कि इंडिफरेंस कर्व भी था डाउनवर्ड स्लोपिंग, वैसे ये भी आपका क्या है, ऋणात्मक एक जो है स्लोप को दिखा रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप को दिखा रहा है। अब आइसोक्वांट जो है ये क्या हमें बता रहा है कि जैसे जैसे हम एक इनपुट को छोड़ेंगे, ठीक है, एक इनपुट की अधिक मात्रा को पाने के लिए हम लोगों को किसी एक इनपुट दूसरे इनपुट की जो है मात्रा को त्याग करना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे कि हम लोग कैपिटल जो है यानी कि पूंजी को कम कर रहे हैं, वैसे हम लेबर को बढ़ा पा रहे हैं, यानी कि श्रम को बढ़ा पा रहे हैं कुछ यूनिट से।
लेकिन अगर हम लेबर को कम कर रहे हैं तो हम वैसे ही आपका कैपिटल यानी कि पूंजी को बढ़ा पा रहे हैं। इसी प्रकार आइसोक्वांट हमें ये बताता है कि किसी एक जो इनपुट है उसको अगर हम त्याग करते हैं तो दूसरे इनपुट यानी कि आगत की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से जो ये आइसोक्वांट कर्व है वो आपका क्या है, नेगेटिवली स्लोप्ड है। ठीक, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे ये समझ लिया कि ये आइसोक्वांट क्या होता है। आइसोक्वांट का मतलब होता है इक्वल क्वांटिटी। हम लोगों को जो है अधिकतम उत्पाद कहाँ मिलेगा, जहाँ पे जो हमारा आइसोक्वांट होगा वो सबसे हाईएस्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करेंगे तो हमें Q3 पर सबसे ज़्यादा आपका जो है अधिकतम संतोष मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे उत्पाद सबसे ज़्यादा होगा। तो ये आइसोक्वांट कहीं ना कहीं जो है उदासीनता वक्र के जैसा समान है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम तथा परिवर्तित अनुपात नियम, यानी कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एंड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो आइए अब हम लोग इसको समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। इस डायग्राम में हम लोग का जो है देखिए, श्रम को x अक्ष पर तथा निर्गत को y अक्ष पर रखा गया है। निर्गत यानी कि उत्पाद को हम लोगों ने y एक्सिस पे रखा है और श्रम को x एक्सिस पे। श्रम आगत में वृद्धि के साथ जो टोटल प्रोडक्ट है यानी कि कुल उत्पाद है बढ़ती है, परंतु जिस दर से यह बढ़ती है वो समान नहीं है। ठीक है, अब देखिए श्रम में 1 से 2 वृद्धि होने पर जो टोटल प्रोडक्ट है यानी कि कुल उत्पाद है उसमें 10 की वृद्धि होती है। आप लोग को डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। श्रम में 2 से 3 वृद्धि होने पर टोटल प्रोडक्ट यानी कि कुल उत्पाद में 12 की वृद्धि होती है। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि टोटल प्रोडक्ट यानी कि कुल उत्पाद में वृद्धि की दर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है यानी कि जो सीमांत आपका उत्पाद है द्वारा दिखाई गई है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं डायग्राम में। देखिए एमपी पहले बढ़ती है, जो एमपी है वो पहले बढ़ती है श्रम की 3 इकाई तक। फिर देखिए 3 इकाई तक वो बढ़ी है, उसके बाद क्या हो गया, ये घटनी शुरू हो गई है। ठीक है, गिरनी शुरू हो गई है। यानी कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, जो सीमांत उत्पाद है, इसकी प्रवृत्ति जो है वो पहले बढ़ती है, उसके बाद ही गिरने लगती है। तो परिवर्तनीय अनुपातों का नियम है ये, अथवा जो समान सीमांत उत्पाद का नियम कहा जाता है इसको। ठीक है, अब देखिए परिवर्तित उत्पाद का नियम बताता है कि एक आगत कारक का सीमांत उत्पाद प्रारंभ में बढ़ता है और एक निश्चित रोजगार के स्तर पर पहुंचकर गिरने लगता है। जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि 3 जो है जैसे इकाइयाँ हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद क्या है, गिरनी शुरू हो जाती है। कौन गिरनी शुरू हो जाती है, सीमांत उत्पाद यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे गिरने लगती है। और देखिए जो एवरेज प्रोडक्ट है यानी कि औसत उत्पाद है, औसत उत्पाद क्या हो रहा है, वहाँ पे जो है आपका वहाँ पे इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, जैसे वो गिरनी शुरू होती है वहीं पे जो है आपका एवरेज प्रोडक्ट यानी कि जो औसत उत्पाद है वो वहाँ पे उसको जो है इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, काटता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग औसत उत्पाद या फिर सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद को अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। अब हम लोग का अगला टॉपिक है कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद वक्र की आकृतियाँ। ये जो तीनों जो कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद है, इनकी जो डायग्राम्स है वो किस प्रकार की होती है या वो किस प्रकार की दिखती है। तो देखिए अन्य आगतों के स्थिर रखते हुए एक आगत की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप सामान्य निर्गत में वृद्धि होती है। अगर हम बाकी सब जो कारक है उनको आगत है उनको अगर स्थिर रखते हैं, लेकिन एक भी आगत की मात्रा में वृद्धि होती है तो उसके परिणाम स्वरूप जो है निर्गत में वृद्धि होती है। ठीक है, आउटपुट बढ़ती है, इनपुट के एक भी अगर इनपुट कोई भी बढ़ रहा हो तो। आगत निर्गत समतल में कुल उत्पाद वक्र हर स्थिति में धनात्मक प्रवणता वाला वक्र होता है, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिवली स्लोप होता है। ठीक है, यानी कि धनात्मक प्रवणता वाला जो वक्र होता है। अब है कि हम श्रम की इकाइयाँ समस्तरीय अक्ष पर दिखाते हैं तथा निर्गत जो है ऊर्ध्वाधर अक्ष पर दिखाते हैं, मापते हैं। यानी कि जो हम लोग श्रम है उसको एक्स एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और जो हमारा आउटपुट यानी कि उत्पाद है जो हमारा, उसको हम लोग जो है वाई एक्सिस पे यानी कि वर्टिकल एक्सिस पे मापते हैं। श्रम की एल इकाई के साथ फर्म निर्गत की Q1 इकाई का अधिक से अधिक उत्पाद कर सकती है। अब देखिए परिवर्ती अनुपात के नियम के अनुसार एक आगत के
सीमांत उत्पाद में आरंभ में वृद्धि होती है, इसके पश्चात प्रयोग के एक विशेष स्तर पर पहुंचकर इसमें गिरावट प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि हम देख रहे हैं, देखिए जो Q1 और L का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ तक हम देख रहे हैं बढ़ रही है, उसके बाद भी ये बढ़ती है लेकिन एक बिंदु के बाद ये गिरने लगती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगत निर्गत समतल में सीमांत उत्पाद वक्र दिखता है, ये एक उल्टे यू वक्र के आकार में दिखता है हमें, ठीक है। तो यू जो होता है वो उल्टे यू के आकार में हम लोग को दिखते हैं। जैसे आप इस डायग्राम को देख लीजिए, डायग्राम पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो परिवर्ती आगत की पहली इकाई के लिए कोई सरलता से जांच कर सकता है कि सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद समान होता है। अब जैसे जैसे हम आगत की मात्रा में वृद्धि करते जाते हैं, सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। सीमांत उत्पादों के औसत होने के कारण औसत उत्पाद में भी वृद्धि होती है, परंतु सीमांत उत्पाद की तुलना में कम वृद्धि होती है। अब एक बिंदु के पश्चात सीमांत उत्पाद में गिरावट आने लगती है, आरंभ हो जाती है, जैसे कि हम डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। जब तक सीमांत उत्पाद का मूल्य प्रचलित औसत उत्पाद के मूल्य की तुलना में अधिक रहती है, औसत उत्पाद में वृद्धि होती रहती है, ठीक है। देखिए आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, औसत उत्पाद जहाँ पर आपका मैक्सिमम है वहीं पे सीमांत उत्पाद उसको काट रहा है, ठीक है। तो सीमांत उत्पाद उसको कहाँ काट रहा है, जहाँ पर औसत उत्पाद जो है मैक्सिमम है, और वहाँ से वो गिरना भी शुरू होता है सीमांत उत्पाद। एक बार सीमांत उत्पाद में पर्याप्त रूप से गिरावट आ जाने पर इसका मूल्य प्रचलित औसत उत्पाद की तुलना में कम हो जाती है और बाद में भी औसत उत्पाद में गिरावट आरंभ हो जाती है। अतः औसत उत्पाद वक्र भी उल्टे यू की आकृति का होता है। औसत उत्पाद और जो सीमांत उत्पाद है उसकी आकृति क्या होती है, वो उल्टे यू की आकृति की होती है। आप देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि एक लेवल के बाद वो गिरनी शुरू होती है। जब तक उठती है तो वो ऊपर की ओर जाती है, जैसे गिरने लगती है वो नीचे की ओर आने लगती है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस पूरे व्याख्या से ये समझा कि जो कुल उत्पाद है उसका जो डायग्राम है वो क्या होता है, वो घनात्मक होता है, वो हमेशा बढ़ती हुई रहती है। जैसे जैसे इनपुट बढ़ती है वैसे वैसे आउटपुट में भी हमें बढ़ोतरी मिलती है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो एक स्तर तक जो है ये बढ़ती है, उसके बाद ये गिरनी शुरू होती है, जिसके कारण से क्या होता है, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद जो है वो श्रम के लिए जो है आपका एक समय तक वो बढ़ती है, मतलब इंक्रीजिंग रहती है, उसके बाद वो गिरने लगती है। और हम लोगों ने यहाँ पे एक और चीज़ देखा कि जहाँ पर औसत उत्पाद जो है मैक्सिमम होता है, यानी कि जो अधिकतम होता है, वहीं पे जो है सीमांत उत्पाद उसको काटती है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। तो चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि इसके आगे हम लोगों को क्या देखना है। हम लोगों ने सेप्स के बारे में समझ लिया है कि टोटल प्रोडक्ट, अगर आप ये क्वेश्चन बार बार आती है एग्ज़ाम में कि जो आपका एवरेज प्रोडक्ट और सीमांत यानी कि प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट जो यू शेप की होती है तो क्यों होती है और इसका शेप क्या होता है। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को अच्छे से जान लेंगे क्योंकि ये बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो चलिए आगे अब देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या देखा, चलिए एक बार और देख लेते हैं। जब तक औसत उत्पाद में वृद्धि होती रहती है, इस स्थिति में सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद की तुलना में अधिक होती है। जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में भी देखिए, समान रूप से जब औसत उत्पाद में गिरावट आती है, सीमांत उत्पाद को औसत उत्पाद की तुलना में आवश्यक रूप से कम होना चाहिए। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सीमांत उत्पाद वक्र औसत उत्पाद वक्र को अधिकतम औसत उत्पाद के बिंदु से ऊपर से काटती है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जो एमपी वक्र एक उल्टा यू शेप आकार का होता है जो हमें दिख रहा है। जब एमपी का मान एपी के मान से अधिक रहता है, एपी का बढ़ना जारी रहता है। एक बार एमपी पर्याप्त रूप से गिर गया तो उसका मूल्य एपी से कम हो जाता है और एपी भी गिरने लगता है। तो चलिए अब आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है। अब हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, पैमाने का प्रतिफल, यानी कि रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। तो भाई हम लोग को ये पढ़ना है पैमाने का प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब होता है स्केल, स्केल का मतलब होता है प्रतिफल। तो आइए देखते हैं। तो परिवर्तनीय अनुपातों का नियम भी कहते हैं हम लोग इसको, यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसलिए अभिविभूत
होता है क्योंकि जब कारक अनुपातों में परिवर्तित होता है तब एक कारक स्थिर रखा जाता है तथा दूसरे बढ़ाया जाता है। ठीक है, एक कारक को स्थिर रख के दूसरे कारकों को बढ़ाया जाता है। यदि दोनों कारकों में परिवर्तन हो तो क्या होगा? ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है कि ये तभी हो सकता है जब ये दीर्घकाल में हो, यानी कि लॉन्ग रन में हो। ये लॉन्ग रन में ही पॉसिबल हो सकता है। तो दीर्घकाल में एक विशेष स्थिति होता है जब दोनों कारकों यानी कि फैक्टर्स जो होते हैं दोनों फैक्टर्स को समान अनुपात में बढ़ाया जाता है, अथवा कारकों को स्केल अप यानी कि जो हम लोग बोलेंगे प्रतिफल को उठाया जाता है, ये किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग दोनों जो कारक है, दोनों जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसे हम लोग नहीं बढ़ा सकते। कब बढ़ेगा? जब हम लोग का लॉन्ग रन रहेगा या दीर्घकाल रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे हम लोग को कि इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे और डायग्राम किस तरीके से हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को बताता है। हमेशा याद रखिएगा कि रिटर्न टू स्केल का मतलब ही होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आप लोग को पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी कि रिटर्न टू स्केल किसे कहते हैं, तो इस डायग्राम को जरूर बनाइएगा। ठीक है, देखिए, जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि निर्गत में उसी अनुपात में वृद्धि उत्पन्न करती है तो उत्पाद फलन पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है। यानी कि क्या बोल रहे हैं हम? जब सभी आगतों में समानुपात वृद्धि होती है तो क्या होता है? तो जो भी निर्गत होता है यानी कि आउटपुट होता है उस पर जो वृद्धि होती है वो भी एक ही समान होती है। इसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, यानी कि स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है। आप डायग्राम में भी देखिए, इसे हम कांस्टेंट रिटर्न कहते हैं। देखिए, एक समान बढ़ रही है वो, जैसे जैसे आपका मतलब एक ही लय में बढ़ रही है, यानी कि जो हमारा आगत में जिस प्रकार से आपका वृद्धि हो रही है उसी प्रोपोर्शन में जो है आपका जो निर्गत है यानी कि आउटपुट है वो भी उसी अनुपात में बढ़ती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? CRS यानी कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है ये। अब दूसरा देखिए, जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि निर्गत में अनुपात से अधिक वृद्धि उत्पन्न करती है तो उत्पाद फलन पैमाने के विद्यमान उत्पाद फलन को दर्शाता है। यानी कि हम इसे क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यानी कि देखिए, हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू दिखा रहे हैं। आप इस डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ पे जो हम लोग 1 से लेकर के 3 तक जा रहे हैं, ये क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल दिखा रहा है हम लोग को। जो भी हम लोग इनपुट में बढ़ोतरी कर रहे हैं उससे हम लोग का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में क्या होता है? एक समान मात्रा में बढ़ती है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है? जिस मात्रा में हम लोग इनपुट यानी कागज को लगाते हैं उससे ज़्यादा हम लोग का जो है वो उत्पाद बढ़ता है, यानी कि निर्गत बढ़ता है। ठीक है, अब आता है हम लोग थर्ड पॉइंट यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो आइए डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल किसे कहते देखते हैं। जब सभी आगतों के अनुपातिक वृद्धि की तुलना में निर्गत में समानुपातिक वृद्धि कम होती है तो यह पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल को दर्शाता है। ह्रासमान का मतलब नेगेटिवली स्लोप्ड, नेगेटिव दर्शाता है। तो DSR कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आपका इनपुट्स को बढ़ा रहे हैं लेकिन हम लोग का जो प्रोडक्शन है वो नहीं मिल पा रहा है। डायग्राम में आप देखिए, जो हमारा प्रोडक्शन है वो घटते जा रही है। हम लोग 5th यूनिट के बाद 6th यूनिट, 7th यूनिट, 8th यूनिट, 9th यूनिट, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने की वजह क्या हो रही है? घट रही है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है रिटर्न्स टू स्केल को समझा है अच्छी तरीके से। इसमें हम लोगों ने देखा कि ये तीन स्टेजेस में हम लोग इसको दिखाते हैं। पहला स्टेज हो गया आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, दूसरा हो गया आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब हो गया स्थिर प्रतिफल जो होता है आपका पैमाने के स्थिर प्रतिफल, उत्पादन फलन के पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है, यानी कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। दूसरा हो गया आपका जो पैमाने के विद्यमान उत्पादन फलन को दर्शाता है, यानी कि IRS इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और तीसरा है आपका डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल को दर्शाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में एकदम ज़रूर आ सकता है। और इसी के साथ आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे ऊपर लिंक में जो वीडियो दिया हुआ है मैंने दिया हुआ है आई बटन पे, उस पर जाकर के आप चेक करके प्लीज़ इसके फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा, तो आप लोग को ये चैप्टर और क्लियर समझ में आएगी।
तो हम लोगों ने आज काफ़ी सारी बातों को चर्चा कर ली है, काफ़ी सारी बातों को समझ लिया है। हम लोगों ने आज देख लिया है कि जो टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, इनका शेप किस प्रकार से होता है, ये किस प्रकार की आकृति की होती है। फिर हम लोगों ने देख लिया है यहाँ पे रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि पैमाने का प्रतिफल, जिसे हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट 3 में आगे चैप्टर को डिस्कस करेंगे और कंक्लूड करेंगे इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आप ऐसे आगे वीडियोस में बने रहें। इस चैप्टर में कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट को लिख के हमें अपने डिफ़िकल्टीज़ को बता सकते हैं। और प्लीज़ डोंट forget to click on the like, subscribe and on the bell button.